बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लिक्विड्स। लिक्विड्स में अब हम अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के बारे में, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस के बारे में, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस और इसके क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेटेड है और कौन से जो है वो इनकी ऑपोजिट चलते हैं। तो आइए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले जो है वो इनका डिफरेंस आ जाता है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का और इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस का। सबसे पहली बात, इंटर का मतलब भी होता है दरमियान में, तो ये कहाँ होंगी? दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। और इंट्रामोलिकुलर जो होंगी ना वो विद इन होगी, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि उसके एटम्स के दरमियान होगी। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी। और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए होंगी क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर वो तो मॉलिक्यूल ने जो है वो स्टैंड करना है। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता, इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसलिए इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के अंदर क्या में वो कोवैलेंट बॉन्ड और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे आयनिक बॉन्ड। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस दरमियान में होंगी तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई रोला नहीं है। इसकी वजह से हम डिफाइन करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अक्सर जो है वो पढ़ा है गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर हमने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, दूसरी वाली वीक होती है। हम हमेशा इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में ही सुनते आ रहे हैं। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये डिफाइन नहीं करती स्टेट्स ऑफ मैटर को। अच्छा, इसका दूसरा नाम है वंडरवाल फोर्सेस और इसका दूसरा नाम हम इसको केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिखाई है, दो मॉलिक्यूल्स है, एक HCl ये और एक ये, इन दोनों के दरमियान ये जो रेड में आपको नज़र आ रही है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। और दूसरी जो दोनों के दरमियान आपको नज़र आ रही है वो है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो HCl के दरमियान है। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ी सी अट्रैक्शन का नाम ही है, ठीक है। जैसे इंसानों के अंदर भी होता है कि वो एक टेम्परेरी सी इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो स्टेबल और उसकी जो है वो उसके बारे में नहीं बताती। तो इसी तरह से जो है वो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डील कर सकते हैं। हमने जो है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को सिर्फ यहाँ लिक्विड्स तक नहीं पढ़ना, ये गैसेस के अंदर भी है। अब ये नहीं समझना कि सिर्फ इसे लिक्विड के टॉपिक के अंदर पढ़ाया जा रहा है तो इसका लिंक सिर्फ लिक्विड्स के साथ है। गैसेस के साथ भी, सॉलिड के साथ भी, इवन लिविंग बॉडीज, इवन जो लेजर्ड है ना, लेजर्ड छिपकली, वो दीवार के ऊपर चिपकती ही इन फोर्सेस की वजह से। कौन सी फोर्सेस की वजह से? वंडरवाल फोर्सेस की वजह से, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से। अब ये आगे हमारे पास कुछ टाइप्स, ठीक है, किसकी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, जिसमें से अब मैंने यहाँ 5 टाइप्स दिखाई हैं। सबसे पहले ये डाइपोल फोर्सेस, ये दो पोलर कंपाउंड के अंदर होती है, जैसे आपको HCl की पहले भी एग्जांपल दी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। ये 1% इफेक्टिव होती है, किस तरह से? जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है। अगर जो है दो कंपाउंड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि बॉन्ड जो है उनका स्ट्रॉन्ग होगा और डिस्टेंस जो है वो उन दोनों के दरमियान कम होगा, यानी कि दो एक ऐसे कंपाउंड आ गए जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा बन रहा है। और दूसरा ये कि उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होंगे। स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स होंगे। थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आयन डाइपोल फोर्स। ये एक आयन और एक पोलर कंपाउंड के अंदर होती है। जैसे वाटर के अंदर जो है वो अगर आयन्स टूटते हैं, आयनाइजेशन होती है, तो उसके दरमियान जो आयन्स और वाटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है ना, वो आ जाएगी इस तरह आयन डाइपोल। यानी कि एक डाइपोल था और दूसरा डाइपोल शायद नहीं था या शायद था, जिस तरह से भी, तो आयनिक लगा लें, बल्कि वो आयनिक था। तो जब वो टूटा उसके बाद उसके इंटरेक्शन को हम डील करेंगे किसके अंदर? आयन डाइपोल फोर्सेस के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी कि डी बाई फोर्सेस। ये कहाँ होती है? ये क्या होता है अक्सर? ये होता है कि जैसे हम मैग्नेट में नहीं पढ़ते, अगर एक मैग्नेट को दूसरे जो है वो कॉइल के पास करे तो एकदम से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक पोलर कंपाउंड नज़र आ रहा होगा, इसके एक साइड पे माइनस है, एक साइड पे पॉजिटिव है, और ये दूसरे नॉन पोलर के अंदर जो है एक मतलब इंड्यूस कर देता है थोड़ी देर के लिए डाइपोल, और फिर उनके दरमियान जो इंटरेक्शन बिल्डअप होती है उसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या डी बाई फोर्सेस, ठीक है। और इसके बाद
नेक्स्ट आ जाती है लंदन फोर्सेस, जिसे लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जा सकता है, खाली डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है, जिसे जो है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी कहा जा सकता है। आप इसका जो है वो थीम इसके नाम से ही समझ लें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी कि एक मूवमेंट में बनने वाला डाइपोल जो दूसरे के अंदर इंड्यूस कर दे, यानी कि डाइपोल यानी कि पोलैरिटी इंड्यूस कर दे, तो उसको हम लंदन फोर्सेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये होता है बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। अब ये देखें, अक्सर होता क्या है, ये दो नॉन पोलर कंपाउंड यहाँ पे आपको शो हुए हैं नीचे ऑरेंज कलर में, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एकदम से इलेक्ट्रॉन जब सामने आ जाते हैं, जैसे यहाँ मैंने डायग्राम में एक दूसरे के बिल्कुल सामने बनाए हैं यहाँ पर, तो जब वो सामने आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है उनके दरमियान एक रिपल्शन होती है। रिपल्शन के नतीजे में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे की जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो एक के अंदर जो है वो एक थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट सा डाइपोल बन जाता है, उसकी वजह से दूसरे के अंदर क्या होती है, इंड्यूस हो जाता है डाइपोल यानी कि पोलैरिटी बन जाती है। ठीक है, और ये जो है शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ रहता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो है फिर वो इलेक्ट्रॉन बेचारा वहीं रहे और चलो जी नॉन पोलर तो फिर इस तरह ख़त्म ही हो जाए, तो इस तरह नहीं होता। वो दोबारा से फिर जब मूव करता है तो दोबारा से वो नॉन पोलर बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लंदन फोर्सेस होती है ना, ये मेनली नॉन पोलर के अंदर होती है। ठीक है, और 1930 के अंदर जो है वो इसे लंदन ने दिया था, उसका नाम ही फिट्स लंदन था। अब ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, अब मेरी बातें जो है वो गौर से सुन लें। आपका जो है वो कॉन्सेप्ट, आप अपना कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्ड किया करें, आप बातों को गौर से सुना करें। जब आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको जल्दी मेमोराइज़ हो जाएंगे, और जब जल्दी मेमोराइज़ हो जाएंगी तो फिर वो आपको नहीं भूलेंगे। सबसे पहला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज़ के ऊपर। अब खुद सोचें साइज़ के ऊपर डायरेक्ट किस तरह से, जितना ज़्यादा साइज़ होगा, जितना ज़्यादा साइज़ होगा, ठीक है, अगर एक कंपाउंड है वो साइज़ में जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ दरमियान में क्या होगा, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होल्ड सही से नहीं कर पाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन होल्ड सही से नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करना या उसे इंस्टेंट डाइपोल बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, बिगर द साइज ग्रेटर द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की बात हो रही है, इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। अभी भी मैंने बात की जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी होता क्या है, पोलराइजेबिलिटी ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पास आए तो उसका नाम ही बता रहा है पोलर, यानी कि पोलर बनाना है उसे, मतलब उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस करना है या उसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाना है। जब इलेक्ट्रॉन पास आए रिपल्शन हो तो जिसकी मदद से जो है वो पोलराइज्ड हो जाए, उसका फील्ड डिस्टोर्ड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के ऊपर, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये भी। जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा ग्रिपिंग जो है वो वीक हो जाएगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन होता है, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, जैसे जैसे हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो साइज़ बढ़ता है, तो ये बेचारा कर जाता है डिक्रीज़। लेकिन ये बात है शुरू के ग्रुप्स की, एंड वाले ग्रुप्स के अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है, 7, 8 या जो हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आते जाते हैं ना, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। वो गैस से, यानी कि अब फ्लोरीन क्लोरीन ये गैसेज हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और नेक्स्ट आयोडीन जो है ये सॉलिड है, तो स्टेट चेंज होने की वजह से उसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है। साइज़ बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह से हम डील करेंगे। अब यहाँ पे फ्लोरीन का -188 डिग्री सेल्सियस है और आयोडीन का +184 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से यहाँ पर जो है इथेन और हेक्सेन का दिखाया गया -88 डिग्री सेल्सियस से 68, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से जा रही है किस तरह, पॉजिटिव के ऊपर। क्यों, क्योंकि इनके जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज होने की वजह से जो है ये गैस से मूव करते हैं किस स्टेट के अंदर, सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सबसे मेन टाइप आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये ना असल में पता क्या है, ये डाइपोल फोर्सेस के साथ मिलती जुलती सी फोर्सेस है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, एक जो है ना वो एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इवन उसके पास एक लोन पेयर होता है, लेकिन जो दूसरा होता है ना वो बेचारा हाइड्रोजन एटम की तरह पार्शल चार्ज होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दिखाई गई है, तो वाटर ये देखिए 2 बना रहा है। अब ये एक ऑक्सीजन था, उसने एक इस तरफ बनाया है और एक इस तरफ बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान भी दिखाई गई है, ये अमोनिया के अंदर दिखाई गई है, और ये जो है यहाँ पर
हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर दिखाई कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं जिगजैग मूवमेंट होगी, ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह उसका कंपाउंड होगा, ठीक है। एक साइड पे यहाँ पर H होगा, नेक्स्ट F होगा, ये दोनों के दरमियान जो होगा ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और नेक्स्ट के दरमियान जो है वो अगला इंटरमोलिकुलर फोर्स का, और उससे अगला जो है वो इस तरह से चेंज होते जाएंगे। तो ये इसके दरमियान का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बहुत ज़्यादा जो है ये वीक एसिड है। अब आप ये कहेंगे कि इसके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड किस तरह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से अपना हाइड्रोजन आसानी से नहीं देगा, और एसिड की डेफिनेशन ही ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो अपना हाइड्रोजन आसानी से देगा। तो ये हाइड्रोजन आसानी से नहीं देने वाला, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से जो है हम इसे जो है वो यहाँ पे डील करेंगे एज अ वीक एसिड। नेक्स्ट इसके यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेनेशन के पैरामीटर्स देख लेते हैं नीचे ग्रीन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये समथिंग मोर देन यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से थोड़ा सा बढ़ के ये चीज़ है। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट किस तरह से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये होता है कि जिस तरह से आप ये समझ लें, दो दोस्तें हैं, एक कोई पैसे नहीं लेके आई और दूसरी अपने पैसों के साथ खुद भी खा रही है और उससे भी जो है वो ट्रीट दे रही है, ठीक है। दूसरी जो है वो, एक जो है वो माशाल्लाह से शेख है, और जो दूसरी है वो अच्छी है, वो बेचारी अपने लिए भी पैसे लेके आई है और उसके लिए भी पैसे लेके आई है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन शेख है, और जो ऑक्सीजन है ये अच्छा बच्चा है, जो कि अपना बॉन्ड बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो पूरा को पूरा पेयर डोनेट कर रहा है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 50 वो लेके आएगी एक लड़की, 50 दूसरी लड़की लेके आएगी, फिर शेयरिंग बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही जो है वो बंदा लेके आ रहा है और दूसरा बेचारा बिल्कुल शेख चिल्ली की तरह इंजॉय कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये आ जाता है कि 20 टाइम्स लेस होती है कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी ज़्यादा होगी उसके, अब ये बात गौर से सुनना है, ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं ट्रेंड वाले। जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होता है, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन को आपने हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही डील करना है, क्योंकि वो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सो इसको उसी के साथ डील करना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ये होती है कि 1 ग्राम को जो है वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो हमें चाहिए होगी। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। और सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में ज़रूर पढ़ेंगे। और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी कभी हमने देखा कि एसिडिटी के उलट थी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आसानी से हाइड्रोजन नहीं देगा, इसका मतलब ये होगा कि उसकी एसिडिटी जो है वो कम होगी। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। वेपर प्रेशर को ही हम जो है वो वोलेटिलिटी के अंदर डील कर सकते हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। इस तरह चीज़ों को याद करने की जो है वो कोशिश किया करें। नेक्स्ट अभी हमारे पास आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक ट्रेंड, ठीक है। अक्सर पता है क्या किया होता है, बुक्स के अंदर एक ग्राफ सा बना होता है, फिर जब उस ग्राफ को हमेशा पढ़ना पड़ता है ना तो उसमें हमेशा हमें जो है वो पॉइंट सेट करने पड़ जाते हैं। तो अब मैंने जो है वो उसे अपनी राइटिंग में इस तरह से लिख लिया कि हमें बार बार जो है वो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब ये मैंने 4A 5A 6A, ठीक है, और ये 7A ये लिखे हैं। इनके नीचे मैंने कंपाउंड भी लिख दिए हैं, हाइड्राइड्स की बात हो रही है इनकी, क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, ठीक है, इसके अंदर, पहले के अंदर, यहाँ इनके अंदर होगी। उसके बाद हमें ये लगता है ट्रेंड में आएगी किसके पास, इस ग्रुप के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद ज़्यादा होती है, मैंने 2 नंबर लिखा है, यानी कि इसके पास, यानी कि फर्स्ट के बाद आपने एंड पे चले जाना है। एंड पे क्यों जाना है? क्योंकि एंड वालों के पास पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा है, एंड वालों के पास जो है वो साइज़ इंक्रीज़ है, और इसके अलावा उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए आपने फर्स्ट के बाद जो है वो ये लास्ट पे जाना है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाए, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे ये, 4 पे ये। अब यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट याद हो गया, आपने बात को यहीं ख़त्म नहीं करना, साथ ही वेपर प्रेशर को डील करके साथ ही जो है वो आप वेपर प्रेशर को याद कर ले, ठीक है। वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट को हमने इस तरह से लिखा तो वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर को जो है हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट लिखेंगे। जो फर्स्ट होगा वो लास्ट होगा, जो लास्ट होगा वो फर्स्ट होगा, जो थर्ड होगा वो सेकंड होगा, जो सेकंड होगा वो थर्ड होगा। अब ये तो बात होगी नॉर्मल। अब हम जो है वो केमिस्ट्री के एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी बुक है जिसे बगैर एक्सेप्शन के तो आप एक्सेप्ट भी ना करें। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, 4th, इसका ये जो पहला मेंबर है, इसके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी किया है कि जो है फोर्थ ग्रुप में नॉर्मली क्यों है, क्योंकि CH4 जो है स्मॉल कंपाउंड है और एक इसके अलावा ये नॉन पोलर है, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम होती है। तो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये उठ के लास्ट पे चला जाए। फॉर एग्जांपल आप 4 दोस्त हैं, जो फर्स्ट पे खड़ी है वो उठ के पीछे चली जाए, बिल्कुल एंड पे चली जाए, तो फिर क्या होगा? फिर सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड वाला सेकंड हो जाएगा, फोर्थ वाला थर्ड हो जाएगा और जो फर्स्ट वाला होगा वो लास्ट वन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऊपर ब्लैक से जो है वो इनका ट्रेंड भी लिखा है। मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखा है, वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी का जो आप खुद लिख लें और इसको खुद मेमोराइज कर लें, ठीक है। अब ये तो था इसका जेन्युइन सा ट्रेंड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें पता होना चाहिए वाटर जो है वो लिक्विड है और H2 और H2 ऐसी ये गैसेस हैं। बाकी जो ट्रेंड है वो देख लें। और उसके अलावा यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फोर्थ है ना, ये वाला फोर्थ पीरियड, इसके पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। यानी कि देखिए फर्स्ट के बाद 4 एंड लास्ट ग्रुप पे जंप हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास ज़्यादा पोलराइजेबिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा मैंने आपको सॉलिड स्टेट का बता दिया। अब यहाँ पूरा ग्रुप पढ़ने के बाद आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इसके पास है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ज़्यादा पोलर ये वाला कंपाउंड है, तो आंसर ये होना चाहिए HF। गलत, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है। अभी हमने इसके पीछे स्ट्रक्चर देखा है कि इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर होता है और ये सिर्फ एक ही जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो है बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये 2 कंपाउंड के साथ जो है जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है इसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी। और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इसके पास वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग की कुछ बातें हैं वो देख लें। सोप के पास जो है वो पोलर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होता, वो अल्काइल या बेंजाइल ब्रांच होती है। इसी तरह से प्रोटीन का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है, एक साइड की स्पाइरल का और दूसरे के हाइड्रोजन ग्रुप के दरमियान जो है वो एक इंट्रैक्शन सी होती है। इसे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो मैंने रेड से शो किया हुआ 27 अमीनो एसिड 1 टन के अंदर होते हैं। DNA के अंदर ATGC याद करने का तरीका ये तो अब आपको बायो के अंदर मैंने पढ़ाया है। तो जो है ये जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको G और C के दरमियान दिखाई दे रहे हैं और A और T के दरमियान 2 दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। 5 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोलेबिलिटी। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर उनका स्मॉल साइज है तो वो सोलेबल है। हाइड्रोकार्बन इसके जो है वो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर लाइक डिजोल्व लाइक का जो है वो पैरामीटर चलना है। इसके अलावा पेंट्स के अंदर जो एडहेसिव यानी कि चिपकने की जो है वो सलाहियत होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। क्लोथ्स के अंदर थ्रेड मेकिंग मटेरियल भी जो है वो हमें इसी की मदद से मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी कांट सर्वाइव। अगर हम पानी पिए बगैर नहीं रह सकते तो फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो हो गए, डील हो गई। तो आज हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है। उम्मीद है कि रमज़ान जो है इसके बरकत इस महीने में जो है वो आपको जहन भी जो कुंद है वो ठीक हो जाए और आपको जो है वो जल्दी मेमोराइज़ हो जाए चीज़ें। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह आपको कामयाब करे और आप भी जो है मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।